नमस्कार, उत्तराखंड का बुलेटिन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। मणिपुर से 17 लोग सकुशल देहरादून पहुंच गए हैं, जिसमें 14 छात्र छात्राएं एवं एक फैकल्टी, उनके परिवार के 2 सदस्य शामिल हैं। देहरादून के जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचने पर इन सभी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताते हुए कहा कि राज्य सरकार की त्वरित मदद से ही वे सभी इतनी जल्दी सुरक्षित हो जाए देहरादून पहुंच सके। बता दें आपको कि मणिपुर स्थित नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में राज्य के छात्र छात्राएं पढ़ाई कर रही हैं और मणिपुर में इनकी सुरक्षा को लेकर अभिभावक खासे परेशान थे। बीते दिनों इन छात्रों की समस्या को समझते हुए मुख्यमंत्री धामी ने यहां से छात्र छात्राओं को सुरक्षित उत्तराखंड लाने के निर्देश दिए थे। साथ ही इनके लौटने के लिए एयर टिकट आदि की भी व्यवस्था करने के निर्देश दिए थे। इसी के तहत मणिपुर से कुल 17 लोग देहरादून पहुंचे। एयरपोर्ट पर डोईवाला एसडीएम शैलेंद्र सिंह नेगी ने इन सभी का फूल माला पहनाकर स्वागत किया। जानकारी के अनुसार 17 में से 10 छात्र छात्राएं नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, 4 एनआईटी एवं एक फैकल्टी एवं इनके परिवार के सदस्य शामिल हैं। For 10 minutes, please. देखिए, आज दो रुक जाओ ना यार। ये आप ही के लोगों तो बोलिए ना, आप ही को बोल रहा हूँ। तो अपने लोग ही आपके सब काट करते नहीं, चलता रहेगा। आवाज जो बोलेगा तो हो ही नहीं पाएगा। भाई साहब समझ में नहीं आ रहा है। जब तक आप बोलेंगे शुरू नहीं हो सकता। आप ठीक है, चलिए। भाइयों और बहनों, आज संविधान पीठ के 2 अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय आए हैं। संविधान पीठ ने विस्तृत रूप से सब अपने निष्कर्ष लिखे हैं कारणों के साथ। महाराष्ट्र के विषय में जितने भी मूल मुद्दे हैं कानून के, वो हमारे पक्ष में हुए हैं। राज्यपाल का निर्णय गलत है। उन्होंने ऐसे तथ्यों को देखा जो नहीं थे वहां पर, जो वो नहीं देख सकते थे। राज्यपाल का निर्णय को गलत करार किया गया। स्पीकर का निर्णय, जिन्होंने किसी और की व्हिप को ऊपर आधार पर अपना निर्णय किया, उसको गलत माना है। व्हिप गोगावले के नियुक्ति को गलत माना है। ये कहा है कि व्हिप सिर्फ राजनीतिक पार्टी की हो सकती है, न कि वो विधायिका पार्टी की हो। तो हर महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दे पे सत्य की विजय हुई है। हम नमन करते हैं उच्चतम न्यायालय को। ये बात सही है कि माननीय उद्धव ठाकरे जो उस वक्त मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दिया, इसलिए उनको रिलीफ नहीं दी। लेकिन आज सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष क्या है कि माननीय स्पीकर को तुरंत निर्णय करना है कम समय में डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन का। तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन का निर्णय तो एक ही हो सकता है। उन्होंने व्हिप का अस्वीकारिता की, लोगों ने, उन्होंने व्हिप का उल्लंघन किया। तो जब आपने व्हिप का उल्लंघन किया तो क्या बचा? माननीय स्पीकर को तुरंत उस आधार पर डिस्क्वालीफाई करना चाहिए और इसी से न्याय होगा, सत्य की विजय होगी। जहां तक एनसीटी का सवाल है, एक ऐसी सिचुएशन, और ये किसी राजनीतिक पार्टी की बात नहीं है। कल कांग्रेस होगी, आज आप है, कल बीजेपी होगी। आपने दिल्ली को ये स्वरूप दिया जिससे वहां स्वायत्व हो, यहां पर ऑटोनॉमी हो। आज स्वायत्त और दिल्ली की विजय है। दिल्ली के हर उस तौर तरीके से जिसमें केंद्र सरकार ने गलत रूप से हस्तक्षेप किया है, उसको निरस्त किया गया है इस निर्णय द्वारा। और इसमें हर पक्ष में कोई सिंगल ऐसा पक्ष नहीं है, मुझे सौभाग्य था इसका दलील करने का, और कोई हमारा ऐसा पक्ष नहीं है जिसको मना किया गया हो। मैं समझता हूं कि जो सर्विसेज हैं, जो यहाँ के काम हैं, अब बिना अवरुद्ध होने के, बिना उल्लंघन के, बिना विलंब के, बिना तू में आरोप प्रत्यारोप के जल्द होंगे, क्योंकि इसका फायदा है नागरिक दिल्ली का। फ्रेंड्स, आई विल वेरी ब्रीफली टेल यू इन इंग्लिश, this is a historic day. Two major judgments of the Constitutional Bench, very detailed, very organized, indexed with conclusions. As far as Maharashtra is concerned, तो महाराष्ट्र के फैसले पर अभिषेक मनु सिंघवी को सुन रहे थे आप। और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने
उत्तराखंड बीजेपी के सभी सांसदों से अपने कार्यों का लेखा जोखा जनता के समक्ष पेश करने की मांग की है। कांग्रेस कार्यालय देहरादून में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या ने कहा है कि बीजेपी सांसदों ने बीते 4 वर्ष में विकास के लिए क्या कुछ किया, इसे जनता के समक्ष रखें। उन्होंने सांसदों से 5 काम को बताने की मांग की है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी द्वारा सभी सांसदों से अपने अपने क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ जिस पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या ने बीजेपी से 5 बड़ी योजनाओं का लेखा जोखा जनता के समक्ष रखने की मांग की है। देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि जो 5 साल 4 साल पूर्ण हो चुके हैं और 4 सालों का लेखा जोखा जनता के सामने रखना आवश्यक भी है और जनता सवाल भी करेगी कि भाई 4 सालों में आपने इस संसदीय क्षेत्र के लिए हमारे लिए आखिरकार किया क्या है, उपलब्धियां क्या हैं। वो 5 बड़े योजनाएं, प्रोजेक्ट जनता के सामने रखे कि हमने 4 सालों में इतना डेवलपमेंट किया है, इतना विकास किया है। केंद्र पोषित योजनाओं को केंद्र शासित योजनाओं से लेकर सरकार द्वारा इतनी धनराशि विभिन्न विभागों के माध्यम से दी गई है, उसका लेखा जोखा प्रस्तुत करने का समय है। और जनता जरूर हिसाब मांगेगी कि 4 सालों में डबल इंजन की सरकार, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, जनता का हक है कि वो सवाल करे और सरकार को उन सवालों के जवाब देने चाहिए, उससे बचना नहीं चाहिए। तो आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष की तरफ से मांग की गई है कि सांसद जो भी हैं अपने जो लेखा जोखा है कार्यों का वो जनता के समक्ष रखें। और ये मांग दरअसल नेता प्रतिपक्ष की तरफ से की गई है। कांग्रेस कार्यालय देहरादून में यशपाल आर्या ने ये कहा है कि बीजेपी सांसदों ने 4 वर्ष में जो काम किए हैं उसका लेखा जोखा जनता के सामने रखें। योगेश सेमवाल इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश, लोकसभा चुनाव भी नजदीक है, हाल ही में उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव हुए, एक बार फिर से धामी सरकार बनी, लेकिन सांसदों ने क्या काम किए हैं इन अभी तक 4 सालों में? तकरीबन 5वां साल भी होने को ही है, लेकिन अब ऐसे में अब विपक्ष के नेता साफ तौर पर ये सवाल पूछ रहे हैं कि आपने क्या काम किए हैं, वो लेखा जोखा तो जनता के सामने रखिए। 5 लोकसभा सीट है, 5 पे भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो जीते हुए हैं, सांसद हैं। अब ऐसे में सवाल इस बात को लेकर है, क्या पूरी तरह से कांग्रेस अब चुनावी मोड में आती हुई दिखाई दे रही है क्या? हाँ, बिल्कुल। आपके इस सवाल का जवाब ये है कि कांग्रेस जब सवाल कर रही है तो इसलिए कर रही है वो सवाल क्योंकि उनसे मीडिया सवाल पूछ रही है। अगर चुनावी मोड की बात करें तो कांग्रेस बिल्कुल भी अभी चुनावी मोड पे नजर नहीं आ रही, बल्कि जब भाजपा की हम बात करें तो भाजपा पूरी तरह से चुनावी मोड में नजर आ चुकी है। इसी तरह से जो है भाजपा अब अपने सांसदों को कह रही है कि आप 1 महीने अपने अपने क्षेत्रों में प्रवास कीजिए, वहां लोगों से मिलिए, आम लोगों से जानिए क्या कुछ किया है, सारी योजनाएं चला रही है। इसके साथ ही बूथ लेवल पर खुद को मजबूत करने के लिए तैयारी कर रही है। अलग अलग प्रोग्राम जो है भाजपा सेट कर रही है और इन प्रोग्रामों को लेकर अब यशपाल आर्य ने जो है वो सवाल खड़े किए हैं। जब यशपाल आर्य से पूछा गया कि सांसद जा रहे हैं और 1 महीना लगभग जो है वो अपने क्षेत्रों में रहेंगे, तो उन्होंने कहा कि 4 साल तो गए नहीं, अब जवाब तो देना पड़ेगा क्योंकि लोग सवाल करेंगे कि आप 4 साल थे कहाँ, आपने योजनाएं आपकी कहाँ हैं, आपने धरातल पर क्या किया है, ये सारे सवाल आपसे किए जाएंगे और आपको जवाब कैसे देंगे आप। ये यशपाल आर्य ने कहा है। ये अन्य भी जो कांग्रेस के नेता है वो कह रहे हैं। लेकिन जब तुलना की बात करते हैं हम कि आखिर ग्राउंड में कौन काम कर रहा था, इसमें भाजपा नजर जो है वो आ रही है, आगे दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस के लिए अभी भी मुश्किल है। समझ में नहीं आ रहा है कि कौन उनके चेहरे होंगे, समझ में ये नहीं आ रहा है कि फील्ड में वो क्या काम कर रहे हैं, कुछ भी अभी दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन सवाल जरूर विपक्ष के नाते वो पूछ रहे हैं। बिल्कुल, तो सवाल विपक्ष के नाते वो जरूर पूछ रहे हैं। आप बने रहिए योगेश हमारे साथ, अगली खबर पे भी आपसे तमाम अपडेट हम लेंगे, क्योंकि प्रदेश सरकार एक बार फिर से अक्टूबर-नवंबर महीने में इन्वेस्टर्स समिट करने जा रही है। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल में भी इन्वेस्टर्स समिट हुआ था और उस समय समिट में प्रदेश सरकार ने दावे किए थे कि उन्हें कई लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट मिला है। वहीं एक बार फिर से सरकार इन्वेस्टर्स समिट करने जा रही है, इसको लेकर रूपरेखा तैयार की जा रही है और अक्टूबर-नवंबर महीने के अंदर ये प्रस्ताव
प्रस्तावित है। दूसरी तरफ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या दोनों ने की इन्वेस्टर समिट को लेकर सवाल खड़े किए हैं। जहां प्रीतम सिंह ने कहा कि सरकार इन्वेस्टर समिट के नाम पर बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन निवेश के नाम पर प्रदेश में कुछ भी नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या ने भी सवाल खड़े किए और कहा है कि इन्वेस्टर समिट आयोजित होते हैं, बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। योगेश सेमवाल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। योगेश, क्योंकि देखिए इन्वेस्टर समिट यानी कि इन्वेस्टर समिट करके तमाम कंपनियों को उत्तराखंड में लाने की बात की जाती है। इससे पहले भी इन्वेस्टर समिट हुआ, लेकिन विपक्ष तो लगातार सवाल खड़े कर रहा है, कह रहा है इन्वेस्टर समिट तो होता है, बड़े बड़े वादे भी होता है, लेकिन नतीजा वही ढाक के तीन पात। बिल्कुल, विपक्ष का सवाल करना यहाँ पर थोड़ा जायज़ भी लगता है। अगर पिछले बार की बात करें हम, तो इन्वेस्टर समिट हुआ था और इन्वेस्टर समिट में कहा गया था कि कई लाख करोड़ रुपए का जो है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आया है। लेकिन जब लगातार ये सवाल पूछे गए, विपक्ष द्वारा पूछा गया कि कहाँ पर आया है, कैसा आया है, तो अभी तक सरकार जवाब नहीं दे पाई। लेकिन इतना जरूर है कि वो उस समय मुख्यमंत्री भी दूसरे थे, सरकार भी जो है भले ही भाजपा की थी, लेकिन पूरी तरह से मंत्रिमंडल भी अलग था। लेकिन अब जब बात करते हैं तो सरकार ने अब अपना रोड मैप बनाना शुरू कर दिया है और धरातल पर ये देखा जा रहा है कि जब इन्वेस्टर समिट शुरू किया जाएगा, दूसरा इन्वेस्टर समिट जब होगा, तो उसमें किस तरह से बड़ी कंपनियां आएंगी, उनको क्या कुछ यहाँ पर बताया जाएगा कि हम कहाँ पर आपको जमीन देंगे, किस तरह से हम, अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम इन्वेस्टमेंट में आपको क्या सुविधा देंगे, क्या बिजली की दरें हम आपके लिए कम करेंगे, क्या आपको जमीन पर जो है हम आपको दरें कम करेंगे। तो इसको लेकर पूरी तरह से एक रोड मैप बन रहा है। अलग अलग रोड शो भी होंगे। वो रोड शो कौन कौन जगह में होंगे, क्या देश में होंगे, विदेश में होंगे, क्या मुंबई में होंगे, दिल्ली में होंगे, कैसे रोड शो होंगे, कौन उन रोड शो में जाएगा, मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे, तो ये सारी चीजें रोड मैप अब तैयार किया जा रहा है। लेकिन विपक्ष द्वारा सवाल खड़ा किया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि पिछली बार जो रोड आपने बात कही थी, बड़ी बड़े सपने दिखाए थे, वो सपने कहाँ हैं, क्या वो हकीकत हुए? अगर हकीकत हुए तो आप हमें बताएं कि कहाँ पर इन्वेस्टमेंट आया है, कितने का इन्वेस्टमेंट आया है। अगर नहीं आया है तो दूसरा इन्वेस्टमेंट सबमिट करने की क्या जरूरत है। लेकिन इतना जरूर है कि सरकार अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रही है। अब विपक्ष जो है वो अभी सवाल खड़े कर रही है। बिल्कुल, तो विपक्ष जो है वो सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन सरकार अपनी तरफ से पूरी कार्रवाई कर रही है, अपना काम कर रही है। बहुत शुक्रिया आपका योगेश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। चलाया जा रहा है, जिसके साथ ही आपको बता दें कि खटीमा में भी खटीमा वन रेंज के अंतर्गत वन भूमि में झोपड़ियां डालकर किए गए अवैध कब्जे को वन विभाग की टीम ने जेसीबी की मदद से हटाया है। खटीमा वन विभाग की टीम ने मेलाघाट रोड पर खटीमा फाइबर फैक्ट्री के पीछे कच्चा निर्माण किए गए अतिक्रमण को जेसीबी की मदद से ध्वस्त कर वन भूमि को अपने कब्जे में लिया है। वहीं खटीमा वन क्षेत्राधिकारी महेश चंद्र जोशी ने मीडिया को बताया है कि उच्च अधिकारियों के निर्देश पर वन भूमि की पर जगह जगह पर किए गए अतिक्रमण, जो अवैध अतिक्रमण है, उसको लेकर चिन्हित कर अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है, जिसके अनुपालन में खटीमा में मेलाघाट रोड पर खटीमा फाइबर फैक्ट्री के पीछे कुछ लोगों द्वारा झोपड़ियां बनाकर वन भूमि पर अवैध कब्जा किए जाने की सूचना पर वन विभाग की टीम द्वारा तत्काल झोपड़ियां तोड़कर वन भूमि पर अतिक्रमण हटाया गया। वन विभाग की अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई आगे भी लगातार जारी है। इंद्र नैनीताल के टिफिन टॉप के साथ ही पर्यटकों की आवाजाही पर रोक लगाई गई है। बता दें आपको कि इसके पीछे यहां पर आई दरारों को कारण बताया जा रहा है। जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल का कहना है कि टिप टॉप में दरारें आने की वजह से वहां भूवैज्ञानिक और प्रशासन की टीम सर्वे के लिए भेजी गई है। साथ ही राज्य आपदा प्रबंधन केंद्र को भी टिफिन टॉप में आई दरारों के बारे में बता दिया गया। सुरक्षा की दृष्टि से फिलहाल वहां पर आवागमन रोका गया है। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग की सर्वे टीम भी जल्द ही टिप टॉप का निरीक्षण करेगी। दरअसल नैनीताल आने वाले पर्यटकों के लिए टिफिन टॉप भी आकर्षण का केंद्र रहता है। टिफिन टॉप में हमने टीम अपनी भेजी, मैं भी स्वयं विजिट करने गया था। तो टिफिन टॉप में जो डेवरथी पार्क है उसके आसपास में काफ़ी दरारें हैं। तो फिलहाल इनिशियली जो जियोलॉजिस्ट ने हमें सजेस्ट किया कि इसको भर दिया जाए और इसको वॉच कर दिया जाए और आसपास के एरिया में इसमें मूवमेंट लोगों का कम किया जाए कि जब तक कि जियो टेक्निकल टीम इसका पूरा मुआयना नहीं करती है। तो हमने सचिव आपदा प्रबंधन महोदय को अपनी ओर से रिक्वेस्ट लेटर भेजी है कि एक अपनी टीम
हमें उपलब्ध करा दें और जल्दी से जल्दी इसका सर्वे। रामनगर में देर रात एक 15 वर्षीय किशोर ने अज्ञात कारणों से चलते कोसी बैराज से छलांग लगा दी, जिसके बाद किशोर की दर्दनाक मौत हो गई। बताया भी जा रहा है कि मोती महल निवासी कुंवरपाल का 15 वर्षीय बेटा भानु कश्यप ने अज्ञात कारणों के चलते पुल से छलांग लगा दी, जिसके बाद मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने पुल के साथ ही सरकारी अस्पताल में उसे पहुंचाया और निकाल कर वहां से हॉस्पिटल में भर्ती कराया। इस बीच घायल किशोर के परिजन भी अस्पताल पहुंच गए। घायल अवस्था में होने के चलते डॉक्टर्स ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया, जिसके बाद किशोर की दर्दनाक मौत हो गई। जिसके बाद बता दें आपको कि कुछ लोगों ने सरकारी अस्पताल में जमकर हंगामा करने के साथ ही वहां मौजूद अस्पताल कर्मचारियों के साथ मारपीट भी की। जी हाँ, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं मुंबई की तस्वीर, जहां पर उद्धव ठाकरे से मुलाकात करने के लिए मातोश्री पहुंचे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। तो आज मातोश्री पहुंचे हैं नीतीश कुमार उद्धव ठाकरे से मुलाकात करने के लिए। और तो आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री बिहार के तेजस्वी यादव भी उनके साथ मौजूद हैं। नीतीश कुमार और उद्धव ठाकरे की मुलाकात अपने आप में काफी अहम बताई जा रही है। तो आज मातोश्री पहुंचे हैं नीतीश कुमार उद्धव ठाकरे से मुलाकात करने के लिए। और क्या मुलाकात से बात बन पाएगी? दरअसल आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार एकजुटता करने की कोशिश 2024 के मद्देनजर की जा रही है, इसके साथ साथ ये भी सभी के लिए अहम है कि कौन सी पार्टी किसके साथ जाती है। इसीलिए एकजुटता दिखाने की यहाँ कोशिश और एकजुट करने की कोशिश की जा रही है। नीतीश कुमार इससे पहले आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी मिले थे और सभी तमाम नेताओं से मिलने की कोशिशें नीतीश कुमार की तरफ से की जा रही है। और आपको बता दें कि इसी कड़ी में आज मुंबई पहुंचे हैं नीतीश कुमार उद्धव ठाकरे से मुलाकात करने के लिए। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।